आप देख रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज। इस सीरीज में हम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट को का डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज से आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम में बैठेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मनोबल, एक मोटिवेशन मिलेगी आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज हम देखेंगे फिजिक्स में मैकेनिक्स। इससे पहले हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को देखा था और यहाँ पर हम एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन इसका थ्योरी सेक्शन भी फिजिक्स का कंप्लीट हो रहा है। आप उसे भी जरूर देखिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम किस मतलब जाना जाता है कैसे? गुरुत्वाकर्षण के नियम से, संवेग के संरक्षण का नियम, जड़ता का नियम या फिर ऊर्ध्वाधर गति का नियम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन ग्रेविटी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर वर्टिकल मोशन। तो अगर आपने फिजिक्स का क्लास देखा है, लॉ ऑफ मोशन हमने कराया है, वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। और जड़त्व क्या है, जड़त्व का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके बारे में सब कुछ के बारे में हमने बात किया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपका फोर्स का डेफिनेशन हमें इससे मिलता है। फोर्स का डेफिनेशन हमको कहाँ से मिलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। लेकिन ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसके बारे में भी हमने बात किया था। संवेग के संरक्षण का नियम, संवेग क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब के बारे में हमने बात किया है। संरक्षण क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, सबके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया है। न्यूटन साहब ने अपने किस बुक में न्यूटन के तीनों नियम को, न्यूटन के गति के तीनों नियम को किस बुक में डिस्क्राइब किया है, इसके बारे में भी हमने बात किया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है। एक सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सिंपल मशीन से हम क्या करते हैं, अपने किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। अपने किसी काम को आसानी से, जिस काम के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ सकती थी, तो सिंपल मशीन के द्वारा हम उसी काम को कम फोर्स में, कम एफर्ट लगा करके हम उस काम को कर सकते हैं। लेस एफर्ट लगा करके सेम काम को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एफर्ट बहुत कम लगाना होगा, फोर्स बहुत कम लगाना होगा और हमारा काम वो हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 50 केजी का कोई वेट है और हमें ऐसे ही उठाना है, अगर अपने हाथों से इसे उठा करके हम ले करके जा रहे हैं, लेकिन अगर इसी जगह पर इसको किसी पुली के माध्यम से और रस्सी से जोड़ करके हम खींचें तो बहुत कम हमारा फोर्स लगेगा, बहुत कम एफर्ट लगेगा। और इससे क्या पता चलता है, ये हो गया हमारे लिए ये जो पुली वाला सिस्टम है, रोप वाला सिस्टम, एक सिंपल मशीन की तरह काम कर रहा है। और इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा वेट को कम फोर्स लगा करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर किसी पत्थर को हमें, कोई पत्थर 100 केजी का पत्थर है और हम हाथ से अगर फोर्स लगा करके इसको यहां से हमको खिसकाना है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा। लेकिन उसी जगह पर हम किसी डंडे से, किसी लोहे के रॉड से नीचे में लगा करके बहुत कम फोर्स लगाकर उसको खिसका सकते हैं। तो ये सब क्या है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल्स है। ये सब क्या है, सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है। अगर आप किसी लकड़ी के, अगर आप किसी लकड़ी के लॉक को लट्ठे काटते हैं तो वहां पर अगर आप ऐसे ही कुल्हाड़ी को मारेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। लेकिन कहता है ना कि अगर कोई छेनी वगैरह टाइप से होता है, उसको रख करके आप उस पर एक बार मारेंगे, आपका दोनों लकड़ी जो है दो फाक हो जाएगा। तो क्या है, ये सब सिंपल मशीन है। कम फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उसी काम को कर सकते हैं कम फोर्स लगा करके। तो यहां से क्या हो गया कि इसका जो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है, तो साधारण यंत्र जो व्यक्ति की सहायता करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम हम कर सकते हैं। कम बल का प्रयोग करके भी, टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क यूजिंग लेस फोर्स और एफर्ट। तो सिंपल मशीन के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अगर फिजिक्स को कवर करेंगे, फिजिक्स के थ्योरी में हम लोग डिटेल में सिंपल मशीन को कवर करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति, एक संवेदनशील, एक बहुत ही सेंसिटिव तराजू है, एक
सेंसिटिव तराजू का मतलब क्या होता है कि अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी वेट आ गया, एक ऐसा तराजू उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी वेट आ गया, हवा का ही वेट क्यों ना हो, तो वो क्या करेगा, उसका वो रीडिंग दे देगा, कुछ ना कुछ रीडिंग दे देगा। तो उस टाइप के तराजू पर अगर कोई सेंसिटिव तराजू पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह अगर गहरा सांस अंदर लेता है, तो बताइए तराजू का रीडिंग घटेगा या फिर बढ़ेगा, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर घटे, तो ये क्या होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर अगर किसी सेंसिटिव तराजू पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर से क्या करे, वो सांस ले और सांस लेगा, गहरा सांस अगर अंदर खींचेगा तो 2-4 लीटर हवा तो अंदर डाल ही लेगा। क्या करेगा, 2-4 लीटर हवा तो अंदर डाल ही लेगा। और याद रखिएगा 1 लीटर एयर का जो वेट होता है, 1 लीटर एयर का जो वेट होता है, याद रखिएगा 1.225 ग्राम होता है, 1.225 ग्राम होता है। और अगर हम बहुत तेजी से 1, 2, 4, 5 लीटर एकदम सांस को और हवा को एकदम अपने अंदर में ले लिए और तराजू पर हम खड़े हैं, क्या है, हम एक वेइंग मशीन पर खड़े हैं, तो क्या होगा, ये जो हमारे अंदर हवा जाएगा और चूंकि वेइंग मशीन बहुत सेंसिटिव है, ये तुरंत रीडिंग दे देगा। तो बताइए क्या होगा कि हमारा वेट जो होगा, हमारा वेट थोड़ा सा गेन कर लेगा, हमारा वेट बढ़ेगा, तो तराजू का रीडिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए जैसे ही हम हवा अंदर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घट जाएगा। तो याद रखिएगा हमारा डेंसिटी घट जाएगा बट वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, बट वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और रीडिंग मेरा क्या होगा, रीडिंग शो कर देगा। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। अब चलिए देखिए वॉशिंग मशीन किसका सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपको मैंने जब क्लास करवाया था सर्कुलर मशीन का, सर्कुलर मोशन का जब मैंने आपको क्लास करवाया था, तो आप देखे होंगे कि सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था कि जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन काम करती है आपके अपकेंद्रन सिद्धांत पर। किस पर, अपकेंद्रन सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है, अपकेंद्रन सिद्धांत पर कार्य करती है। वहीं पर साथ ही साथ दूध से जो मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, जो क्रीम सेपरेटर होता है, दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है क्रीम सेपरेटर, ये जो है आपका किस पर काम करती है, तो आपका काम करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन पर, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये अपकेंद्रन क्या होता है, ये अभिकेंद्रन क्या होता है। देखिए अभिकेंद्रन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पाथ पर गति कर रहा होता है, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय पाथ पर गति कर रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है, केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं हम लोग अब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स, एक झूठा फोर्स लगता है, जो कि इसका रिएक्शन है, क्या है, इसका रिएक्शन है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब केंद्रीय बल है। या इधर अभी केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र के अपोजिट, केंद्र से दूर जो बल लगता है उसे कहते हैं अप केंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में एक बैलेंस होता है, तब जाकर के कोई बॉडी क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता है, तब जाकर के ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हट जाए, ये जीरो हो जाए, तो ये बॉडी जो है टेंजेंशियली क्या होगी, यहां से भाग जाएगी, बाहर की ओर भाग जाएगी। देखिएगा अगर कोई शार्प मोड़ है, अगर कोई शार्प मोड़ है और कोई कार जो है, अगर कोई कार बहुत शार्प मोड़ पर बहुत तेजी से, तेज रफ्तार से आएगी, तेज रफ्तार से आएगी, तो यहां पर क्या होगा कि ये कार हमेशा इधर की ओर, अगर वो बहुत तेज रफ्तार से वो बैलेंस खो दिया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उसको नहीं खींच पाया अपनी तरफ एक घर्षण के कारण, तो क्या होगा, ये कार बाहर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, इस तरफ टेंजेंशियल फेंका जाता है। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सर्कुलर मोशन का तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लास में बताया है, लेकिन यहाँ पर ये जो वॉशिंग मशीन है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रन सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन सिद्धांत पर कार्य करती है। क्रीम सेपरेटर जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, वो क्या करता है, अपकेंद्रीय। अब ये कैसे, क्यों, हर कुछ के बारे में क्लास में मैंने बताया है। अगर आपने क्लास नहीं किया तो जाइए प्लेलिस्ट में, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, और आप वहां से सर्कुलर मोशन का क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का ही हिंदी नाम है। तो यहां से क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए
अदिश और सदिश, तो वेक्टर क्वांटिटी और कौन सा, तो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो याद रखिएगा, हमने बात किया था इसके बारे में। तो यहां पर बताइए कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि सदिश है। तो सदिश तो यहां पर लगभग यहां सदिश नहीं है होगा, ठीक है। कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, तो देखिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, एक मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, संवेग। वेलोसिटी के साथ अगर मास, वेलोसिटी के साथ अगर मास को हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम कहते हैं संवेग, उसे कहते हैं मोमेंटम। एम पी बराबर एम भी। तो ये क्या है, वेलोसिटी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये ऊर्जा, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। वहीं पर यहां पर भी दिया है कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और उसके वेलोसिटी, पदार्थ के संवेग और उसके वेलोसिटी के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं P बराबर होता है mv, P बराबर होता है mv, और मास तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही है। अगर मास और मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो अनुपात निकाला जाए तो mv बाय v, और v से v कट जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, मास बचेगा, हमारे पास केवल द्रव्यमान बचेगा। तो यहां से क्या होगा, द्रव्यमान हमारे पास बच जाएगा। अब आगे देखते हैं, बल गुणनफल है किसका, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग, उसे हम लॉ ऑफ फोर्स मतलब बल का नियम या फिर संवेग का नियम भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। आप क्लास जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप उन क्लास को प्यार देंगे, उसी तरह से सपोर्ट देंगे, तो आपके लिए पूरा फिजिक्स, आपके लिए पूरा फिजिक्स बहुत इजी कर देंगे, बहुत आसान कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये यकीन मानिएगा। देखिए दोस्तों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसे हम लोग लॉ ऑफ फोर्स या फिर मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम, ठीक है। और ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें हमने देखा था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां पर कि हमने देखा था P बराबर होता है mv, P बराबर होता है mv, और m तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, डेल v बाय डेल टी, और डेल v बाय डेल टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स के बराबर क्या मिल गया, F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहां से हमें पता चलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डिस्क्रिप्शन पता चलता है, फोर्स को डिस्क्राइब करता है ये वाला लॉ, ठीक है। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता चलता है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब हमें किससे पता चलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डेफिनेशन पता चला था। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर इसे इस प्रकार से देखें, मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो केजी का होता है डायमेंशनल m, मीटर का होता है l, टाइम का होता है t, और उसके ऊपर माइनस टी, तो ml t-2। तो ये पूरा का पूरा यहां से हो गया। और यहां से कह सकते हैं बल किसका गुणनफल है, तो मास और एक्सेलरेशन का, मास और एक्सेलरेशन का। चलिए आगे देखते हैं कि जो यदि किसी घन यानी कि क्यूब, क्यूब जानते हैं, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो, तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई में होगी, किस इकाई में होगी। यहां कहता है द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। तो कोई क्यूब का, आप लोग जानते हैं क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, यहां पर देख लेते हैं, सॉरी, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a टू द पावर क्यूब। इसका मतलब क्या है, a का मतलब होता है क्यूब का साइड, जो किनारा यहां पर बोला जा रहा है, क्यूब का साइड a होता है, जहां पर ये क्या है, साइड है, साइड है, किनारा है, भुजा है, जो कह सकते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम एक क्यू है, और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्यूब का,
सरफेस एरिया वो होता है आपका 6a² 6a²। और यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि क्यूब का वॉल्यूम यानी कि a³ और क्यूब का सरफेस एरिया आपस में बराबर हो जाए। तो a² से a³ यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा, a बराबर 6। तो जो क्यूब का साइड होगा, क्यूब का जो साइड होगा, क्यूब का जो किनारा होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, 6 इकाई के बराबर होगा। तो याद रखिएगा अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया अगर बराबर हो जाए तो क्यूब का साइड कितने इकाई के बराबर होगा, 6 इकाई के बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन का मतलब तो बहुत डिटेल में हमने आपको बताया था कि कंजर्वेशन का मतलब क्या, संरक्षित होने का मतलब क्या, सुरक्षित, खत्म नहीं होना। हमारे पास से कोई चीज है जो किसी के पास चला गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास से किसी के पास चला गया, हम जानते हैं ये हमारे पास से निकल कर यहां गया है, फिर अगर जैसे कि हमारे पास से 100 रुपया चला गया और हमारे पास वो 100 रुपया फिर से आ गया, फिर से चला गया, फिर से आ गया, तो इस प्रकार से ये संरक्षित है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हमने बात किया था। कोई भी चीज का कंजर्वेशन हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे मोमेंटम का हो, तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है बल्कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ये ट्रांसफर हो गया है, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, यही होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण जो है वो क्या है, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, मतलब ऊर्जा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना इसे सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, बस एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। अब देखिए हवाओं में जो ऊर्जा होती है, जो विंड्स में ऊर्जा होती है, वो कैसी ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा जो विंड होती है वो जब चलती है, जब विंड चलती है तो उसके पास जो ऊर्जा होती है बस उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते होंगे, जहां पर एम क्या है, मास है, वी है वेलोसिटी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो याद रखिएगा हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। और याद रखिएगा ये जो हवाओं की ऊर्जा होती है, जो विंड की एनर्जी होती है, ऐसा आप जानते होंगे कि जिस एरिया में हवाएं बहुत तेजी से चलती है और उस एरिया में पवन का ऊर्जा हमें बहुत ज्यादा मिल सकता है, तो हम क्या करते हैं, इस विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं विंड एनर्जी को और भी मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मेट में एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा हवाओं की गतिज ऊर्जाओं को, हवा जो पवन ऊर्जा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु वगैरह वाले क्षेत्र में पवन चक्की बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और ये पवन एनर्जी से, पवन ऊर्जा से ये इस तरह से ब्लेड्स लगे होते हैं, इस प्रकार से ब्लेड्स लगे होते हैं। और ये ब्लेड्स क्या होता है, दिन भर चलते रहता है और ये चलते हुए फिर उसके बाद इस एनर्जी को हम किस में लगा देते हैं, इस एनर्जी से हम टरबाइन वगैरह घुमाते हैं, फिर वो जनरेटर के पास जाता है, जनरेटर में घूमता है और वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो याद हो गया कि जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा यानी कि पवन के, विंड के, हवाओं की गतिज ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखिए यहां दिया गया है वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में जो ऊर्जा होती है, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो अभी हमने देखा था कि विंड एनर्जी में गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, मान लिया कि कोई ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है और ये चल रहा है भैया। अब ट्रेन जो है यहां पर किसी तरह से बन गया, चलिए कोई बात नहीं। अब ट्रेन चल रहा है और यहां पर ट्रेन में कोई व्यक्ति पहले रुका हुआ है। जब ये ट्रेन रुका हुआ रहेगा, जब ये ट्रेन रुका हुआ रहेगा तो इसमें क्या रहेगी, ये रेस्ट में रहेगा और इसमें बैठे हुए लोग भी रेस्ट कंडीशन में रहेंगे। यानी कि इसके पास कौन सा इनर्सिया आ जाएगा, इनर्सिया एट रेस्ट वाला, क्या, रेस्ट वाला इनर्सिया इसके पास रहेगा। विरामावस्था का इनर्सिया इन लोगों के पास आ जाएगा। अब इनर्सिया का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में रहता है, अवस्था में रहने को ही कहते हैं उसका, उसे इनर्सिया, मतलब वो
इनर्शिया रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाना चाहेगा, मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, दूसरा डायरेक्शन में जाएंगे तो वो कहेगा ना 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 हम नहीं जाएंगे। तो ये वाला जो है रेस्ट इनर्शिया मतलब कहता है ये इसी तरह से। इनर्शिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इनर्शिया तो बहुत अच्छे से आपको बताया मैंने। जड़त्व का सिद्धांत मतलब हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या है कि अगर कोई ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो चलना प्रारंभ करने से पहले वो क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। अब ट्रेन चला तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए ट्रेन चलेगा आगे, ट्रेन पर लगेगा फोर्स आगे की ओर, ठीक है। ट्रेन हो जाएगा किसमें, मतलब मोशनल स्टेट में आ जाएगा, ट्रेन गतिशील अवस्था में आएगा। ट्रेन के चक्के गतिशील अवस्था में, लेकिन आदमी क्या था, रेस्ट कंडीशन में था, विराम अवस्था में था, और ये चाहेगा कि हम विराम अवस्था में रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। तो ट्रेन आगे जाएगा लेकिन आदमी जो था कहेगा नहीं नहीं हम यही रहेंगे, हम पीछे ही रहेंगे, ट्रेन आगे और ये पीछे, तो पीछे की ओर चला जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर जो जड़त्व काम करता है वो स्थिरता का जड़त्व है, मतलब रेस्ट में था, मोशन में जाने का कोशिश कर रहा है, तो उसके पास कौन सा जड़त्व था, रेस्ट वाला जड़त्व था। यह कहता है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ मतलब कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने मात्र से अपने को गति में ला सकता है। यदि उसके बाद कथन दिया गया है, वहां कारण देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि कारण यहां पर यह है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है, कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स क्रियाशील नहीं है, तो उसका संवेग हमेशा परिवर्तित नहीं हो सकता, संवेग कांस्टेंट रहेगा। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत में यही कहा गया था। तो ये बात तो सही है, ठीक है, बात ये भी सही है। कथन में क्या है कि अगर कोई पूर्णतः घर्षणहीन मतलब घर्षणहीन, कुछ घर्षण है ही नहीं, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस कोई व्यक्ति खड़ा है, तो याद रखिएगा कि जब हम चलते हैं किसी सरफेस पर, तो सरफेस पर अगर घर्षण नहीं होगा, सरफेस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, और एक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम चल नहीं सकते। जैसे कि हम चलते हैं सरफेस पर, ठीक है, हम अगर सरफेस पर चलते हैं तो हमारा पैर जो है क्या करता है, पीछे जमीन पर धक्का देता है, पीछे जमीन पर एक्शन लगाता है, जमीन को कहता है इस पर फोर्स लगाता है, तो जमीन क्या करता है, अच्छा रुक बेटा, ये रिएक्शन करता है और हमें आगे धकेल देता है, ये आगे धकेल देता है। तो ये एक्शन रिएक्शन होता है, फ्रिक्शन भी यहां पर काम करता है, तो इस कारण से हम चल पाते हैं। तो कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस अगर सरफेस पर, तो कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता है, ठीक है। वहां पर फ्रिक्शन, क्योंकि एक्शन करेगा रिएक्शन होगा नहीं, तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर वो फ्रिक्शन चैप्टर में आपको समझना होगा। लेकिन यहां पर ये समझिए कि एक्शन रिएक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई व्यक्ति चल ही नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति यहां चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस, कंप्लीटली कोई फ्रिक्शन नहीं है और उस सरफेस पर खड़ा है, और अगर वो व्यक्ति क्या करे, केवल सीटी बजा देगा, तो सीटी बजाएगा तो सीटी आगे की ओर बजाएगा, फोर्स वो आगे की ओर लगाएगा, मतलब हवा में ये क्या करेगा, एक्शन, हवा में एक्शन ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो हवा क्या करेगा, इसको एक रिएक्शन दे देगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जहां भी एक्शन होता है वहां रिएक्शन होता है, तो हवा क्या करेगा, इसको पीछे धक्का दे देगा, और कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर, ये थोड़ा सा फोर्स तो लग ही गया, इसको फोर्स लग गया, और जब फोर्स लग जाएगा तो ये पीछे की ओर गति में आ जाएगा, क्या होगा, पीछे की ओर गति में आ जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो दूसरा कारण है वो कथन को सेटिस्फाई नहीं करता है, उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां से आप समझ सकते हैं ए और दोनों सही है, लेकिन आरएएस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ चलना कठिन है, सड़क पर चलना अब सही है, लेकिन बर्फ पर आप नहीं चल सकते, क्यों भैया, क्यों, आप इस बात को तो भली भांति जानते होंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, और एक्शन रिएक्शन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फ्रिक्शन होता है, देखिए फ्रिक्शन चैप्टर अच्छे से आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन यहां पर आप इसे समझ लीजिएगा। फ्रिक्शन जो होता है दो टाइप का होता है। जब देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एक टाइप का फोर्स होता है, फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है, और फ्रिक्शन में जब फ्रिक्शन किसके अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है, हमेशा फ्रिक्शन जो है मोशन के अपोजिट लगता है। हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाता है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमेशा ये क्या करता है, हमारे मोशन को रोकने का कोशिश करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई बॉडी
रेस्ट अवस्था में हो, जब कोई बॉडी स्थिर अवस्था में रहता है तो वहां पर जो उसमें फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और जब कोई बॉडी मोशन अवस्था में हो, मोशनल डायनेमिक अवस्था में हो, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। अब कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और जो उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बहुत तगड़ा फोर्स होता है, एक बहुत तगड़ा फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा, स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर कम आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप कभी मोशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोशन के अपोजिट रेस्ट अवस्था में मान लिया कोई बॉडी है और इसके पास अपना कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये कभी क्या होगा, मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, किसी बॉडी को अगर आपको चलाना है तो आपको धक्का बहुत तगड़ा फोर्स से देना होता है, तब जाकर के आप स्टैटिक फ्रिक्शन को पार कर पाएंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन को पार करके आप किस में जाएंगे, मोशन में जाएंगे, और वहां पर जो फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो याद रखिएगा, मजबूत जो कौन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा मजबूत होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में एक फ्रिक्शन आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन से जब आगे बढ़ते जाएंगे, धक्का देते जाएंगे, धक्का देते जाएंगे, तो एक ऐसा अवस्था आता है जिसके बाद की कहेगा कि अरे रे भैया अब धक्का लगाओगे तो हम गति में आ जाएंगे, तो वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन चैप्टर जब आपको बताएंगे तो वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर कहता है कि निम्न कथन पर उससे निकाले गए निष्कर्ष, भरी हुई गाड़ी को, कोई भरी हुई गाड़ी है मतलब उसके पास मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है, उसको चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक धक्का देना पड़ता है। तो सही बात है, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो धक्का देना ही पड़ता है शुरू में तो धक्का देना ही पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि जब कोई गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत पावरफुल होता है, और बहुत पावरफुल होगा तो आपको इसे चलाना है, इसको मोशन में लाना है, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा यहां पर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक क्या है, फोर्स है, और स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत पावरफुल है। तो ये जब आपको किसी बॉडी को चलाना है, जैसे कि कोई रुका हुआ गाड़ी होता है, आप धक्का देते हैं तो तेज धक्का देना पड़ता है, बहुत 4 5 10 लोग मिल करके धक्का देना होता है, लेकिन जब वो एक बार चल जाता है तो फिर उसके बाद आप धक्का देना छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि फिर वो मोशन में आ जाता है और उसके पास होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन याद रखेगा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये बात हम लोग अच्छा से फ्रिक्शन चैप्टर जब करेंगे वहां डिटेल में करेंगे, लेकिन आपको यहां पर कंप्लीट समझ में भी आ गया होगा कि कोई भरा हुआ गाड़ी है, उसको चलाने में, उसको चलायमान मतलब कि चलाने में जो उसको धक्का ज्यादा देना पड़ता है कंपैरिजन की वो चलते हुए रहता है तो नहीं। तो उसमें क्या होता है, एक बार गाड़ी चलने के बाद उसमें घर्षण कम होता है, एक बार गाड़ी चल जाए तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा तो उसमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा चलने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, सीधा सा बात है। अब देखिए, एक मनुष्य है, वो स्थिर नाव से, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, की चाल से कूद जाता है। अब कोई नाव है और नाव से कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा जो है यहां से ये कुदक्का मार देता है, ये कुदक्का मार देता है, और जब ये कुदक्का यहां से मारता है तो ये क्या है, एक व्यक्ति है जो 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से नाव से कुदक्का मार देता है। तो जब ये कुदक्का मारेगा तो बताइए, ये यहां से एक्शन करेगा तो क्या होगा, नाव पीछे जाएगी कि नहीं, नाव भी पीछे जाएगा, ये मैंने आपको चैप्टर में बताया है। मोमेंटम में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा, तो यहां से ये नाव पीछे खिसक जाएगी। नाव कितने स्पीड से पीछे खिसक रही है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। तो व्यक्ति का रफ्तार कितना है, वेलोसिटी है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड, नाव का है 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब कहता है बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, यहां पर कितना टाइम से ये पूछा जा रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपको मैंने बताया था, नाव, व्यक्ति, मोमेंटम, कंजर्वेशन, मोमेंटम हमेशा इसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा वो भी इतना फोर्स लगाएगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कंजर्वेशन जो मोमेंटम हमेशा, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, और संवेग संरक्षित रहेगा तो हम ये वाला फोर्स, ये वाला लगा सकते हैं, m1v1 बराबर m2v2, m1v1 बराबर m2v2। अगर व्यक्ति का द्रव्यमान m1 है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का द्रव्यमान m1 और m2 जो है ये नाव का है, किसका, नाव का है। तो यहां से लगा करके देखिए, m1 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 ये व्यक्ति का है, ठीक है,
m1 क्या हो गया और वेलोसिटी इसका कितना था 5 था। उसके बाद m2 नाव का है और इसका वेलोसिटी 0.5 था। अब यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर कह रहा है कि बताइए नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से कितना गुना है। तो m1 बटा m2 कर दो, ठीक है, m1 बटा m2 कर दोगे तो 0.5 और इधर चला आएगा 5, ये चला आएगा 1/10। तो नाव का द्रव्यमान देखिए यहां से हो गया m1 बाय m2 बराबर 1/10। तो ये देखिए नाव का द्रव्यमान 10 है तो आदमी का द्रव्यमान 1 है, मतलब कि नाव का द्रव्यमान कितना आदमी के द्रव्यमान से 10 गुना है। कितना नाव का द्रव्यमान से नाव का द्रव्यमान आदमी के द्रव्यमान से मास से 10 गुना है। यहां से निकल गया तो हम ये वाला चीज देख लिए। अब देखिए आगे देखते हैं, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक है, एक ट्रक है, एक कार है और एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है। अब इसकी गतिज ऊर्जाएं, इसकी भी गतिज ऊर्जा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी समान है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी समान है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी, तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। यदि इस तीनों का काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा समान है और इस तीनों पर एक फोर्स, एक जैसा फोर्स लगाया जाए, एक जैसा अपोजिंग फोर्स लगाया जाए, तो बताइए कि वो तीनों कितने दूरी पर जाकर के रुकेगा। तो तीनों का वेलोसिटी समान था और जब एक जैसा फोर्स लगाया जाएगा तो तीनों तो सेम दूरी पर रुकेगा, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो तीनों x बराबर y बराबर z दूरी पर जाकर के रुकेगा। अब देखिए दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा, दो समान द्रव्यमान मतलब m1 बराबर m2 है, ठीक है, दो समान द्रव्यमान का है, m1 बराबर m2 बराबर m, मतलब m मास का है दोनों। अब कहता है गतिज ऊर्जा समान है, उसका अनुपात 4:9 है, तो उसके वेग का अनुपात कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक वस्तु है, जब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, तो ऑब्जेक्ट 1 का काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट 2 का काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी टू स्क्वायर। क्योंकि ये हाफ हाफ तो कांस्टेंट है, एम दोनों का मास बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 और बाय ऑब्जेक्ट 2 बराबर वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का क्या दिया गया है, रेशियो 4:9 दिया गया है। कितना, 4:9 दिया गया है। तो यहां से हम 4:9 ले लेंगे तो वेलोसिटी का अनुपात क्या हो जाएगा, v1 बाय v2, उधर से चला जाएगा स्क्वायर उधर, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक व्यक्ति कार में विराम में बैठा हुआ है और सड़क से देखिए एक कार है, ठीक है, एक कार है भैया, ठीक है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है। अब सड़क से कार के चार पहिए, सड़क से कार के चार पहियों में जब विराम में रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में है, तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो रिएक्शन लग रहा है, वो हर एक पहिए पर आर लग रहा है। क्या लग रहा है, हर एक पहिए पर आर लग रहा है। लेकिन जब ये कार चलना स्टार्ट कर देगा, जब ये कार चलना स्टार्ट कर देगा, तो बताइए कि आगे वाले पहियों में प्रतिक्रिया में परिवर्तन कितना आएगा। तो ये आर से कम होगा, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन आर है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा आर से कम ही लगेगा, तब तो चल रहा है। अब जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो रिएक्शन जो है, सड़क जो है रिएक्शन कार पर कितना लगाएगा, आर से कम लगाएगा। अभी तो हमने आपको बताया था इसके बारे में, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे एक समान त्वरण से जा रहा है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। तो कहता है तेल का मुक्त पृष्ठ, तेल का ऊपरी भाग कैसा होगा, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से एक प्रकार का आनत, आनत का मतलब इंक्लाइंड होता है, और क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई दिखेगी। तो यहां पर कहता है कि बताइए तेल से अंशतः, तेल पूरा नहीं भरा हुआ है, तेल का एक टैंकर और समतल सड़क है, ठीक है, समतल सड़क पर आगे जा रही है, ठीक है, एक कोई ट्रक है और समतल सड़क पर आगे जा रही है। अब ये समतल सड़क पर, इस पर तेल है। अब यहां से ये आगे गया, इसके वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आगे की ओर जा रहा है, तेल इसमें है, तेल तो स्टैटिक मोशन में रहना चाहेगा, तो ये पीछे की ओर, ये पीछे रहेगा, तो पीछे जो होगा गहरा हो जाएगा और आगे क्या होगा, उठ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, क्षैतिज से ये इंक्लाइंड होगा और पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, ठीक है, पिछले सिरे पर अधिक, इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल इन सच अ वे दैट देयर विल बी मोर डेप्थ एट रियर एंड, पिछले सिरे पर, ठीक है। और आगे देखिए, कहता है कि निम्न कथनों, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ, मान लिया कि कोई कार है, इस प्रकार से एक कोई कार है
है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस तरह से एक एकदम बहुत शार्प मोड़ है वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर तीव्र गति से जाता है। अब बताइए, चार पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जैसे ही एकदम बहुत स्पीड से जाएगा तो एक एक सर्कुलर पाथ पर, तो एक देखिए सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी मूव करता है तो सेंटर की ओर अगर एक फोर्स नहीं लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तब तक ये मूव नहीं करेगा। अगर नहीं लगेगा तो ये क्या होगा, बाहर की ओर ये चला जाएगा। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा फोर्स, अगर इसका टेंडेंसी क्या होता है, ये टेंजेंट की ओर भागे, ये टेंजेंट की ओर भागे, इसका टेंडेंसी होता है ये टेंजेंट की ओर भागे, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इसको खींच करके रखता है। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मिल जाए, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर इसको इस डायरेक्शन मिल जाए तो कार हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होगा, इस टेंजेंट की ओर, इस बाहर की तरफ क्या होगा, वो भागेगा, बाहर की तरफ उलट जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ उलट जाएगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। तो याद रखिएगा कि जब हम कभी किसी मोड़ पर, बहुत तीक्ष्ण मोड़ पर हम जाते हैं तो बहुत स्पीड के साथ मुड़ते हैं क्या, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेकर के क्या करते हैं, ब्रेक लेकर के इस प्रकार से, ताकि वो जो फ्रिक्शन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, इस टेंजेंशियल फोर्स के कंपैरिजन में। जब ये ज्यादा होगा तब जाकर के हमको ये क्या करेगा, इस मोड़ पर अच्छे से इस सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव कराएगा। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा फोर्स दे देंगे तो हम क्या होंगे, पूरा उड़ले उड़ले टेंजेंशियली हम लोग धर के एकदम उलट जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर अगर कोई चार पहियों वाला वाहन है तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, 1 और 3। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन में आपको बताए थे हम। अब यहां से अगर हम निकालेंगे ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, और t बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन, और v माइनस यू बाय टी, जहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और t टाइम, ये तो जानते हैं। तो यहां से कौन सा आपका सही ऑप्शन है, a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो ये टोटल घटना चक्र में जो भी क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन थे मैकेनिक्स से, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी घटना चक्र में सवाल रहेंगे, पूरे के पूरे सवाल को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा और थ्योरी क्लास भी आपको दिया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और क्या बोलते हैं, बायोलॉजी हो, तो वो सारा दिया जाएगा हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास टीम नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंटेंट आपको डिलीवर करना है एक अच्छी क्वालिटी का, तो अगर बहुत अच्छे से आपको टाइपिंग करके, ये सब करके, इंग्लिश हिंदी करके, तो बहुत टाइम लगता है, इस कारण से लेट भी हो जाता है, कुछ काम और भी होता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाएगा, आपके सपोर्ट के ऊपर सब कुछ है। तो हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आपको पूरा थ्योरी कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका, और उसके बाद जो घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन सीरीज है उसके बुक को उठा करके पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कभी इस प्रकार से भी आ जाएगा टाइपिंग वाला, कभी बुक से भी करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करना है तो डायरेक्ट बुक से कराना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।